हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स इन द एटिक दी ओरिजिनल सीरीज के थर्ड एपिसोड द मर्डरर के बारे में। लास्ट एपिसोड में मेनली दो वाइटल हादसे हुए, एक तो मैल की मौत एंड दूसरा एलिशा की फॉक्सवर्थ हॉल में रिटर्न। मगर जिसने इस नरक से भागने के लिए इतना कुछ किया, वो भला इस घर में वापस क्यों आएगी? मैल्कम तो डर ही गया था, कहीं वो अपनी बेटी को वापस मांगने तो नहीं आई है। मगर बात कुछ और थी। वो अपने बेटी को लेने नहीं बल्कि अपने बेटे को वापस इस घर में भेजने आई है। असल में उसे कैंसर है, ना उसके पास वक्त है ना पैसा। रिसेंट क्रैश में उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसका बेटा क्रिस्टोफर अभी मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, जिसे कंप्लीट करने में उसे और कुछ साल लगेंगे। एलिशिया के बिना उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो वो चाहती है उसके जाने के बाद क्रिस्टोफर इस घर में आके रहे। उसे यकीन है ओलिविया से उसे माँ का प्यार जरूर मिलेगा। मैल्कम राजी तो हो जाता है, मगर एक शर्त पर। क्रिस्टोफर को यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, काम करके अर्न करना पड़ेगा उसे अपने लिविंग और एजुकेशन के लिए। यही सही, एटलीस्ट वो अपने घर में तो रहेगा। एलिशिया खुश होकर निकल जाती है और कुछ दिन बाद ही खबर आती है उसकी मौत हो चुकी है। बेचारी अब चैन से सो पाएगी। इधर घर में क्रिस्टोफर के लौटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। नीला अपने हाथों से सजाती है कमरे को और ओलिविया सुपरवाइज करती है। इतने में कोरिन पर से उसके पापा का गुस्सा भी कुछ हद तक कम हो गया था, तो वो जब इस बार शॉपिंग जाने की बात करती है, मैल्कम उसे नहीं रोकते, उल्टा ढेर सारे पैसे देते हैं अपने लिए बेस्ट ड्रेस खरीदने के लिए। बेटी को पैम्पर करना तो कोई इनसे सीखे। इन द कॉन्ट्ररी, जोएल के प्रति उनका बर्ताव और भी रूड हो चुका था। वो जैसे उसे सहन ही नहीं कर पाता था। बेचारे जोएल को अपने ही घर में चोरों की तरह छुप छुप कर रहना पड़ता था। वो पियानो तक अपने मर्जी से प्ले नहीं कर पाता था। उसका इकलौता एस्केप था हैरी, जिसके साथ रहकर उसे खुशी मिलती थी। लेकिन उसे पता था इस फॉरबिडन रिलेशनशिप को इस घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर उसे ये पता नहीं था कि उसके अलावा भी कोई और है जो इसके जाल में फंसने वाला है। कौन, वो हमें आगे पता चलेगा। हम कोरिन को देखते हैं एक दुकान पर अपने लिए बेस्ट ड्रेस ढूंढते हुए, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे दुकान पर उसकी मुलाकात होती है एक अजनबी से, एक बहुत ही हैंडसम जेंटलमैन, जिसे देखकर पहली नजर में ही कोरिन उसकी दीवानी हो जाती है। वो लड़का भी कोरिन को इक्वली चेकआउट कर रहा था। दोनों में ना ज्यादा बातचीत होती है ना जान पहचान, लेकिन दोनों के मन में ही लड्डू फूटने लगे थे। मगर बस उतना ही। इसके बाद वो बंदा अपने रास्ते निकल जाता है और कोरिन अपने रास्ते, मगर वो उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। उस रात फॉक्सवर्थ हॉल में एक भयानक हादसा होता है। जोएल हर रात की तरह पियानो बजाकर अपने बॉयफ्रेंड हैरी को उससे मिलने के लिए बुलाता है। दोनों एक साथ कुछ अच्छे वक्त बिताते हैं, अपने उस फ्यूचर का सपना देखते हुए जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। इतने में पियानो की आवाज मैल्कम के कान तक पहुंच जाती है और वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। उसे लड़कों का पियानो प्लेइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे लगता है इससे लड़कों का मैनलीनेस खो जाता है। उसने जोएल को भी कई दफा मना किया है, उसने नहीं सुना। तो इस बार मैल्कम खुद ही जाते हैं उसके कमरे में, और कमरे में एंटर करते ही उसे जो दिखता है उससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे जोएल दिखता है हैरी के साथ इंटीमेट हालत में। मैल्कम इसका सारा दोष ओलिविया पर डालता है, उसके परवरिश पर। उसका बेटा है, उसी की तरह बनेगा ना, वीक एंड अनमैनली। मगर उसे पता था इसे कैसे क्योर करना है। वो उसी वक्त पुलिस बुलाकर हैरी को अरेस्ट करवा देते हैं। उस पर आरोप लगाते हैं उसने उनके घर से कॉस्टली रिस्ट वॉच चोरी किया है, जबकि उसे वो घड़ी जोएल ने गिफ्ट किया था। नैला बहुत रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ देने के लिए, मगर मैल्कम नहीं मानते। ओलिविया भी कुछ नहीं कहती। उसे डर था अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उसके बेटे, उसके परिवार का नाम खराब हो सकता है। इस हादसे से फिर से एक बार ओलिविया और नेला की दोस्ती टूट जाती है। वो समझ जाती है रिच लोगों को अपने मतलब के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हैरी को सबसे ज्यादा दुख होता है जोएल को चुप रहते देख, जबकि उसे पता था ये वाइट लोग जेल में उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो मर भी सकता है। जोएल अपने पिता के सामने तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो खुद को माफ भी नहीं कर पाता। वो अपने माँ से प्लीड करता है हैरी को छुड़ाने के लिए, मगर ओलिविया भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा एक लड़के से प्यार करता है, तो वो कुछ नहीं करती। तब तक उनका गेस्ट भी आ चुका था, क्रिस्टोफर, जो और कोई नहीं वही यंग एंड हैंडसम लड़का था जिसे देखकर कोरिन की सांसें रुक गई थी।
अब जब उसे पता चलता है कि वो रिश्ते में असल में उसके अंकल हैं, कोरिन को बहुत खराब लगता है और वह अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए डेट पर जाती है, वो भी किसके साथ? उसी रॉकफोर्ड के साथ। लगता है उसे एक बार धोखा खाकर सीख नहीं मिली। ऑन द अदर हैंड, मैल्कम ने भी गेस्ट के वेलकम के लिए सारा अरेंजमेंट कर रखा था। क्रिस्टोफर के आते ही वो उसे उसका काम समझा देते हैं। उसे यार्ड में काम करना होगा बाकी सर्वेंट्स के साथ। उन्हीं की तरह पूरे 8 घंटे काम करने के बाद उसे छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ मैल्कम के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। हम देखते हैं वो डॉक्टर कर्टिस के क्लिनिक में जाकर एक प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन पेशेंट कौन है वो डॉक्टर को भी नहीं बताते। सिर्फ इतना कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट रिकमेंड करना होगा। कुछ देर बाद मैल्कम तो अपना काम करके निकल जाता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता मिसेस टेलर उसी क्लिनिक में काम करती है और मैल्कम को देखते ही उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ये आदमी यहाँ नहीं आता। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और इधर घर में हमें पता चलता है मैल्कम के प्लान के बारे में। उसने वो प्रेस्क्रिप्शन जोल के लिए बनाया है। वो उसे वेस्टमूरलैंड के उसी मेंटल असाइलम में भेजने वाला है जिसे लेकर वो कभी ओलिविया को थ्रेट देता था। उसे लगता है वहां जाने पर जोल की ये घिनौनी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं चाहता घर में किसी को भी इस बारे में पता चले। इसलिए वो लोग रात में निकलेंगे सबके सो जाने के बाद। जोल जाना तो नहीं चाहता था, मगर डिसीजन उसके हाथ में नहीं थी और इसमें मैल्कम को उसकी माँ भी सपोर्ट कर रही थी। तो वो बस एक शर्त रखता है कि उसके बदले हैरी को वापस लाना होगा। साथ में वो एक चिट्ठी भी छोड़ता है उसके नाम पे, जिससे उसे पता चले सैक्रिफाइस सिर्फ उसने नहीं जोएल ने भी दिया है। ओलिविया जब हैरी को ये लेटर डिलीवर करने जाती है तो उसकी हालत देखकर चौंक उठती है। वो बेचारे के पूरे चेहरे पर चोट की निशानी थी। जोएल ने ठीक ही कहा था, हैरी अगर और कुछ दिन वहां रहता तो शायद वो जिंदा ही नहीं बच पाता। ओलिविया को लगता है अभी शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका बेटा भी क्योर्ड होकर वापस आ जाएगा, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था उस असाइलम में बेचारे को क्या क्या सहना पड़ रहा है। उसे पागल समझकर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, जिससे कोई हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोरिन अपने भाई के बारे में पूछताछ करती है तो उसे बताया जाता है जोएल मॉन्ट्रियल के लिए निकल गया है कल रात ही एक म्यूजिशियन का असिस्टेंट बनने। वो बहुत जल्दी में था, कोरिन को अपसेट करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे कुछ बताकर नहीं गया। लेकिन कोरिन को ये बात हजम नहीं होती, जोएल ऐसे कैसे जा सकता है। कुछ दिन बाद कोरिन का बॉल है जिसमें वो उसके साथ डांस करने वाला था। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोरिन जाती है उसके कमरे में चेक करने। उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जिससे उसे जोएल और हैरी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और हैरी से वेस्टमोरलैंड के बारे में। अब ये जगह क्या है उसके बारे में कोरिन को कोई आइडिया नहीं था, तो वो क्रिस्टोफर से बात करती है और तब क्रिस्टोफर उसे बताता है कि वो जगह एक टाइप ऑफ लैब है जहाँ एक्सपेरिमेंट्स चलता है। पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के नाम पे इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता है जो कोई भी रियल डॉक्टर सपोर्ट नहीं करते। अगर जोएल वहां पर है तो उन्हें जल्द से जल्द उसे वापस लाना होगा, नहीं तो वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। कोरिन और क्रिस्टोफर उसी वक्त सारी बातें ओलिविया को जाकर बताते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं जोएल को वापस लाने के लिए। ओलिविया सब कुछ जानकर टेंशन में कांपने लगी थी। अगर उसे ये सब पहले पता होता वो अपने बेटे को वहां कभी नहीं भेजती। वो उसी रात जाकर जोएल को छुड़ा कर लाती है, डॉक्टर को ढेर सारे पैसे देती है मैल्कम को कुछ ना बताने के लिए। जोएल की हालत सच में खराब हो चुकी थी। वो चलना तो दूर बात तक नहीं कर पा रहा था, होश में ही नहीं था वो। ओलिविया किसी तरह उसे घर वापस तो लाती है, मगर मेन बिल्डिंग में नहीं, घर के पीछे स्लेव क्वार्टर्स में जहां नेला का परिवार रहता है, हैरी रहता है। उसे पता था नेला उसकी बात नहीं मानेगी, मगर जोएल के खातिर तो वो मान जाएगी ना। और जोएल की हालत देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सबकी उंगली बस एक ही तरफ उठती है, ओलिविया की तरफ। वो माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती है जोएल के साथ। आगे कुछ दिनों तक नेला का परिवार जोएल का पूरा ख्याल रखता है। उसके दौरे पड़ने पर उसे संभालते हैं, उसे हेल्प करते हैं असाइलम में बिताए हुए उन दहशत भरे यादों को भुलाने में। और हैरी तो था ही उसे मेंटल सपोर्ट देने। धीरे धीरे जोएल रिकवर करने लगता है, मगर कोरिन इस बात को भुला नहीं पा रही थी। वो भी सबकी तरह अपने माँ को ही कोस रही थी। वो उससे तो सब कुछ शेयर कर सकती थी ना। ओलिविया अगर इतनी सिक्रेटिव नहीं होती तो शायद आज मैल जिंदा रहता और जोएल भी ठीक रहता। एक दिन माँ बेटी में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और कोरिन गुस्से में घर से निकल जाती है।
देर रात तक घर नहीं लौटती वो, तब तक बाहर बहुत जोर का तूफान शुरू हो चुका था। बारिश होने लगी थी। फाइनली ओलिविया को मैल्कम को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है और मैल्कम अपने सारे सर्वेंट्स के साथ उसी वक्त निकल पड़ते हैं अपने बेटी को ढूंढने। क्रिस्टोफर भी जाता है उनके साथ। अंधेरे जंगल में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश की वजह से सिचुएशन और खराब हो चुकी थी। सभी अलग अलग होकर कुरीन को ढूंढने लग जाते हैं, मगर वो मिलती है क्रिस्टोफर को। बेचारी जंगल में बेहोश पड़ी थी, उसके पैर में भी चोट लगी थी। वो लोग घर से काफी दूर थे। कुरीन चल भी नहीं पा रही थी, तो ऐसे में घर लौटना इम्पॉसिबल था। कुरीन बताती है यहाँ पास में एक पुराना चैपल है, वहां वो लोग शेल्टर ले सकते हैं। क्रिस्टोफर उसे वहीं ले जाता है, उसका फर्स्ट एड कर देता है। पिछले कुछ दिनों से वो लोग एक दूसरे को जितना हो सके अवॉइड कर रहे थे, जस्ट बिकॉज उनमें से कोई भी नहीं चाहता था सामने वाले को उसका वीकनेस नजर आए। मगर आज भागने की कोई जगह नहीं थी, ना वो लोग और खुद को रोक पाते हैं। कोरिन और क्रिस्टोफर किस करते हैं एक दूसरे को। बात शायद इससे भी आगे बढ़ जाती, मगर ठीक तभी उन्हें मैल्कम की आवाज सुनाई देती है और उसके आ जाने से क्रिस्टोफर को होश लौट आता है। वो समझ पाता है उससे कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी। वो अपने नीस के साथ इंटीमेट होने जा रहा था, मगर कुरीन के अंदर इतनी मॉडलिटी नहीं थी। वो घर के अंदर आने के बाद भी उसे इंसिस्ट करती है, जो कुछ भी हुआ उसे कंटिन्यू करने के लिए कहती है। वो उसका हाफ अंकल है, उनके बीच डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो नहीं है ना, तो इसमें गलत क्या है। मगर क्रिस्टोफर उसे स्ट्रेट अवे मना कर दे रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कोरिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो अगले दिन से ही बहाना ढूंढने लगती है कैसे क्रिस्टोफर को जेलस किया जा सके। इसमें उसका पहला वेपन था रॉकफोर्ड। नेक्स्ट डे जब सभी डिस्कस करने बैठते हैं कि वो अपने बॉल में किसके साथ डांस करेगी, ओलिविया क्रिस्टोफर का नाम सजेस्ट करती है, मगर कोरिन उसके जवाब देने से पहले अपना डिसीजन बता देती है कि उसने रॉकफोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। कोरिन ने अभी तक उससे कांटेक्ट रखा है सुनकर ओलिविया तो चौंक जाती है। वो उसे याद भी दिलाती है कि उस लड़के के कारण कितना कुछ हुआ है उसके साथ, मगर कोरिन ने तो अपना मन बना लिया था। ओलिविया बहुत टेंशन में पड़ जाती है, पता नहीं फिर से कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। मगर उसे तो पता ही नहीं था ये सब कुछ बस दिखावा था। असली तूफान तो कहीं और पनप रहा था, जो इस घर को तबाह करने के लिए काफी था। और उस मुसीबत का नाम था मिसेस टेनर। वो पिछले कई सालों से अपने ह्यूमिलिएशन का बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी, अब जाके उसे वो मिला है। उसे डॉक्टर कर्टिस के फाइल से पता चल चुका है मैल्कम उस दिन वहां क्या करने गया था। उसे पता चल चुका है ओलिविया का बेटा होमोसेक्सुअल है, तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है। अगर वो नहीं चाहती पूरी दुनिया को ये बात पता चले तो उसे $3000 देना होगा, वो भी एक हफ्ते के अंदर। मैल्कम समझ नहीं पा रहा था मिसेस टेनर को ये बात कैसे पता चली, मगर वो पैसा देने के लिए मान जाता है। आखिर वो अपना नाम तो खराब होने नहीं दे सकता ना, इसीलिए ही तो उसने ज्वेल को असाइलम में भेजा है। मगर इसके कुछ दिन बाद ही ज्वेल फॉक्सवर्थ हॉल में लौट आता है, नहीं रहने के लिए नहीं, बल्कि अपना सामान पैक करने के लिए। वो हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा है। उसे लगा था घर में अभी बॉल की तैयारी चल रही होगी तो बहुत सारे लोगों के बीच वो घुस जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर मैल्कम के नजरों से बच पाना इतना आसान नहीं था। गुस्से में पागल होकर वो टूट पड़ता है ज्वेल के ऊपर। उसे जानना था वो उस हॉस्पिटल से निकला कैसे, मगर ज्वेल उसका जवाब नहीं देता। बस इतना कहता है ना उसे उसका नाम चाहिए ना प्रॉपर्टी, वो बस शांति से जीना चाहता है। मगर मैल्कम को तो जवाब चाहिए था। वो उसे प्रेशराइज करने लगता है, उसका गला पकड़ के चोक करने लगता है उसे। फॉर्चुनेटली ठीक तभी ओलिविया आ जाती है वहां। वो अपने बेटे को बचाती है और मैल्कम को उसका सारा जवाब भी दे देती है। ओलिविया ने उसके पीठ पीछे इतना कुछ किया है जानकर मैल्कम जैसे सहन ही नहीं कर पा रहा था। बहुत खरी खोटी सुनाता है वो उसे, उस पर हाथ भी उठाता है। मगर ओलिविया अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुकी थी, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाती है ज्वेल को सी ऑफ करने, उसके साथ हैरी भी जा रहा था। वो लोग कहीं दूर जाकर अपने सपने का घर बसाने वाले थे, जहां इस फॉक्सवर्थ हॉल का साया भी नहीं पड़ने वाला। ओलिविया अपने बेटे को कोई पैसा तो नहीं दे पाती, मगर अपनी वेडिंग रिंग दे देती है। उससे कुछ दिनों तक उसका गुजारा हो जाएगा। वो अपने बेटे के लिए खुश थी, एटलीस्ट उसे तो अपनी मनपसंद जिंदगी मिल रही है। अभी उसकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, कोरीन। एलिशिया से किया गया प्रॉमिस उसे पूरा करना है हर हाल में। अगले दिन घर में पार्टी थी। वर्जीनियन सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग आने वाले थे, जिसके सामने मैल्कम अपने बेटी को प्रेजेंट करने वाला था।
सुबह से घर में बहुत भागदौड़ चल रहा था। ऐसे में मिसेस टेनर आ जाती है अपना पैसा लेने, मगर अब जब जोएल ही जा चुका है तो डर किस बात का। मैल्कम उसके मुंह पर पैसा देने से मना कर देता है और उसे जाने के लिए कह देता है, मगर मिसेस टेनर हार मानने वालों में से तो नहीं थी। वो दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाती है जो उसे मिल भी जाता है। डॉक्टर कर्टिस के पुराने फाइल्स चेक करने पर उसे पता चल जाता है अलीशिया के प्रेगनेंसी के बारे में। बाकी कैलकुलेशंस वो खुद ही कर लेती है। ऊपर से कोरिन देखने में भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, तो उसे समझने में वक्त नहीं लगता कि कोरिन असल में किसकी बेटी है। तो पार्टी शुरू होते ही मिसेस टेनर ओलिविया को इस बात को लेकर ब्लैकमेल करने लग जाती है और बदले में मांगती है $5,000। ओलिविया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर डांस भी शुरू होने वाला था, तो वो मिसेस टेनर को लाइब्रेरी वाले सीक्रेट रूम में बंद करके मैल्कम को ढूंढने जाती है। तब तक कोरिन नीचे आ चुकी थी। मैल्कम ने उसे अपने माँ के ड्रेस और ज्वेलरी में सजाया था। देखने में बहुत ही प्रिटी लग रही थी वो। मैल्कम को तो अपने माँ का याद आ जाता है उसे देखकर। क्रिस्टोफर भी हैरान होकर उसे देख रहा था। कोरिन बहुत एंजॉय कर रही थी उसके उस लुक को। पार्टी में रॉकफोर्ड भी आया था। कोरिन उसे भेजती है अपने पिता के पास अपने शादी की बात करने, मगर पता नहीं मैल्कम उससे क्या कहता है। रॉकफोर्ड पार्टी छोड़कर ही भाग जाता है। मजबूरन कोरिन को डांस करना पड़ता है क्रिस्टोफर के साथ। इससे उसे खुशी होती है, मगर वो दिखाती नहीं। उसने रॉकफोर्ड का नाटक तो उसे जलाने के लिए ही किया था, नहीं तो भला वो उससे क्यों शादी करना चाहेगी। कहने को वो जो भी कहे, मगर अंदर ही अंदर वो क्रिस्टोफर से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। हम उसे कई बार उसका पीछा करते हुए देखते हैं, ठीक जैसे मैल्कम कभी अलीशा का पीछा करता था। उधर ओलिविया मैल्कम को इन्फॉर्म करती है मिसेस टेनर के बारे में। वो जाता है पैसा लेने और इधर ओलिविया मिसेस टेनर को बातों बातों में उलझाकर बिजी रखने की कोशिश करती है, मगर बातों बातों में बात हाथ से ही निकल जाती है और मिसेस टेनर को रोकने के चक्कर में ओलिविया उसे धक्का दे देती है। वो बेहोश हो जाती है, उसके माथे से खून बहने लगता है। ओलिविया बहुत घबरा जाती है। वो उसी वक्त डॉक्टर को कॉल करने वाली थी, मगर मैल्कम उसे रोक लेता है। वो उल्टा उसी फोन से मार मार कर मिसेस टेनर का माथा ही स्मैश कर देता है और फिर उसके लाश को कारपेट में रैप करके कमरे के कोने में रखकर दरवाजा लॉक कर देता है। ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इवन ओलिविया को भी वो खुद को संभालने के लिए कहता है। ओलिविया और क्या करती, इतने सालों से जो करती आई है वही दूसरी बार दोहराती है, अपने पति के करतूतों पर पर्दा डालना। कभी कभी तो उसे मैल्कम पर इतना गुस्सा आता है कि मन करता है वो उसका खून ही कर दे, मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे उसी का साथ देना पड़ता है ओलिविया को। पता नहीं यह प्यार था या इतने सालों का हैबिट। ओलिविया चाहकर भी खुद को मैल्कम से दूर नहीं कर पाई, ना चाहते हुए भी हर काम में उसका साथ देती रही। जैसे आज पार्टी खत्म होते ही जब सभी सोने चले जाते हैं, मैल्कम और ओलिविया जाते उस लाश को ठिकाना लगाने। घर के पीछे वाले जंगल में मिट्टी के नीचे दफना देते हैं मिसेस टेनर को। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ओलिविया को लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी उनके परिवार पर, मगर अपने कमरे की तरफ जाते वक्त उसे मैल्कम के माँ के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो झांक कर देखती है तो उसे दिखती है कोरिन क्रिस्टोफर के साथ इंटीमेट हालत में। आखिरकार उसने अपना असली रूप दिखाई दिया और रोक नहीं पाई खुद को। आखिर बेटी तो वो मैल्कम की ही है ना। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको कहानी पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।